एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी एग्ज़ाम को देखते हुए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका आज का प्रैक्टिस नंबर दूसरा रहने वाला है। और इसमें हम आपको 25 क्वेश्चन के यहाँ पे कराने वाले हैं। 25 क्वेश्चन रहेंगे और वो भी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको जैसा कि पता ही होगा कि एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम आ ही गया है, लगभग 5 जून से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है। और ग्रुप डी का जिसके जस्ट बाद ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जब आपका इसका निपट जाएगा तो आपका ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। उसके बाद आपका एलपी का एग्ज़ाम होगा। और इन सभी में आप लोगों को पता होगा कि एनटीपीसी में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन साइंस के। और ग्रुप डी की बात करते हैं तो इसमें 25 क्वेश्चन तो फिक्स ही रहते हैं। और एलपी में 20 नंबर फिक्स रहते हैं। सीबीटी 1 की बात करें एलपी के, ठीक है। और सीबीटी 1 75 नंबर का होता है। तो इनमें से सभी में आप देख रहे होंगे साइंस का अपने आप में बहुत ही बड़ा रोल है। तो इसी को हम देखते हुए दोस्तों आपके लिए साइंस के प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। जिन्होंने भी इसके पहले का प्रैक्टिस सेट पहला नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर अवश्य देख लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं। और मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो दोस्तों एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं लेके आता जो लगभग सभी व्यक्ति कर ले, ठीक है। और ये दोस्तों मैं एनसीईआरटी बेस इसका सलूशन यहाँ पे करवाऊँगा क्वेश्चनों का। और फ्रेंड्स, आपको भी एक टारगेट लेकर चलना है कि 25 में अगर आपके यहाँ पर मेरे प्रैक्टिस सेट में अगर आपके 50, ठीक है, 15 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप समझिए कि आपके बढ़िया अभी अच्छे से नंबर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। और जो एनटीपीसी वाले हैं उनको तो अपनी तैयारी बढ़िया परफेक्ट करके चलनी ही चाहिए, क्योंकि उसका उनका तो एग्ज़ाम आ ही गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अपना जो भी आपका स्कोर रहे, ठीक है, भले ही 15 से कम हो, ज़्यादा हो या 15 ही आए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन सारे रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें बोला जा रहा है कि जब एक पतली श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में गुजरता है, ठीक है, किसी प्रिज्म से गुजरता है, तब क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोगों से बोला गया है कि जो लाइट होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो कैसा होता है। सनलाइट वाइट कलर का होता है। कैसा? वाइट, ठीक है, वाइट कलर होता है। और वाइट में ये हो जो वाइट कलर होता है लाइट का, सनलाइट का, वो 7 कलर से मिलकर बनता है, ठीक है, 7 रंग से। और ये सभी 7 रंगों में जब प्रिज्म से आप वाइट कलर को गुजारते हैं तो प्रकाश का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक है, डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण ही यदि आप श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 अलग अलग कलरों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। और 7 कलर को जैसे वायलेट हो गया, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 कलरों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इसमें से जो सबसे कम विच्छेदित होता है, यानी कि सबसे कम अपने मार्ग से भटकता है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया है, लाल कलर, ठीक है, रेड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे अधिक वायलेट, ठीक है, वायलेट कलर यानी कि आपका जो बैगनी कलर होता है, ठीक है, बैगनी कलर होता है, ये सबसे कम, क्या, ये सबसे ज़्यादा विच्छेदित होता है, ठीक है, अपने मार्ग से सबसे ज़्यादा भटकता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। वेवलेंथ यानी कि लेमडा इसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। और इसका लेमडा यानी कि वेवलेंथ जो है, तरंग दैर्ध्य, वो सबसे कम होता है। और जो मैंने बताया था आपको कि जो वेवलेंथ होता है वो फ्रिक्वेंसी का, ठीक है, फ्रिक्वेंसी का क्या होता है, एक तरफ से अपोजिट होता है। तो यहाँ पे अगर वेवलेंथ लाल कलर का ज़्यादा है तो इसका फ्रिक्वेंसी जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा, ठीक है। और इसी तरह बैगनी का जो फ्रिक्वेंसी होगा वो मैक्सिमम होगा। और इनकी एनर्जी के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, एनर्जी कि कौन से कलर में एनर्जी ज़्यादा होती है, किस में कम होती है। कई बार ये ऑर्डर दे देता है, इसी में पूछ लेता है 4 ऑप्शन दे के। तो यहाँ पे देखो फ्रिक्वेंसी पर ही एनर्जी डिपेंड करती है, ये भी चीज़ ध्यान देना। फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। तो जैसे इसमें आवृत्ति कम होगी तो इसमें एनर्जी लेवल का क्या होगा? कम होगा। और इसमें जो बैगनी कलर है, वायलेट है, तो इसमें एनर्जी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी भी ज़्यादा। तो ये 3-4 पॉइंट आप अच्छे से याद करके रखना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बारे में जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये मैं एक डायग्राम लेके भी आया हूँ, ये चीज़, ठीक है। तो ये अभी मैंने बताया आपको, जब भी वाइट कलर आपका कोई
प्रिज्म से गुजारा जाता है, ठीक है। तो वो डिस्पर्जन के माध्यम से क्या हो जाता है, उसका 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे 7 कलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उम्मीद करता हूँ अच्छे से मज़ा आ रहा होगा आपको। मज़ा आ रहा हो दोस्तों तो सेशन को लाइक कर दें, ठीक है। और चैनल में अगर कोई नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एल्कीन का सूत्र क्या है, ठीक है। तो एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। आपने सुना होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये क्या है, एक तरह से हाइड्रोकार्बन है, यानी कि इसमें जो होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर कंपाउंड यौगिक बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो एक तरह का हाइड्रोकार्बन आपका एल्कीन भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा एल्केन, ठीक है। क्या होता है, एल्केन, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा एल्कीन, एल्कीन, फिर उसके बाद सुना होगा आपने एल्काइन, ठीक है। तो जो एल्केन का फार्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है CnH2n+2, ठीक है। और जो एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n होता है। और एल्काइन का जो फार्मूला होता है वो CnH2n-2। अब इसको कैसे हम यहाँ पे समझते हैं तो देखना है, अगर एन की वैल्यू अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमने, जैसे एन की वैल्यू 2 ले ली, तो एल्केन का फार्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2। और यहाँ पे एन एन की वैल्यू 2 रख लेंगे तो 2 2 4 और +2 यानी कि H6, C2H6, ठीक है। तो इसको नाम कैसे देंगे, एल्केन, यानी कि लास्ट में हमें एन लगाना है। तो यहाँ पे कार्बन की 2 संख्या है, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये पेंट, आप हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेक, आपने गिनती केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी ना। तो मेथ एथ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथ आएगा। और यहाँ पे फार्मूला बनना है 2n+2, ठीक है, एच का जो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एल्केन, यानी कि मेथ एथेन। तो इसका एथेन बोलेंगे इसको, ठीक है, एथेन। क्लियर है ना। तो एल्कीन का फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, CnH2n, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया गया होगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि डैश अत्यधिक उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोककर परिपथों और उपकरणों की सुरक्षा करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जब भी विद्युत धारा की ओवरलोडिंग होती है, ठीक है, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे जो आपका परिपथ है और जो भी उपकरण है, ठीक है, तो उसकी सुरक्षा कौन करता है, तो बल्ब तो करेगा नहीं, इलेक्ट्रिक हीटर नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक मीटर भी नहीं करेगा, फ्यूज़ वायर ही करेगा, ठीक है। फ्यूज़ क्या होता है कि जब भी आप घरों में, ठीक है, घरों में या फिर कहीं भी जब यूज करते हैं उद्योगों वगैरह में, मशीनों के रख रखाव में, तो वहाँ पे फ्यूज़ वायर लगा देते हैं बीच में, ठीक है, सीरीज के बीच में फ्यूज़ वायर लगा देते हैं। जैसे ही ज़्यादा ओवरलोडिंग होती है करंट का, धारा का, विद्युत धारा का, तो वो क्या कर देता है कि फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है, ठीक है। और ये ऐसी धातुओं को बना जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जैसे लेड हो गया, टिन हो गया और जेड एंड जिंक हो गया, ठीक है। इसी के साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आप लोगों ने सुना होगा कि विद्युत का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें आप टंगस्टन का यूज करते हैं, ठीक है। टंगस्टन बोले तो आई थिंक डब्लू, ठीक है, डब्लू इसका प्रतीक होता है टंगस्टन का। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है 3380 डिग्री सेल्सियस, ये जरूर याद रखना, ठीक है। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि जो फ्यूज़ वायर होता है इसकी जगह पर आपने लोगों ने सुना होगा कि MCB यूज़ किया जाता है, ठीक है। MCB यानी कि इसका फुल फॉर्म बात करें तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, फुल फॉर्म भी ध्यान देना क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और ये ज़्यादातर आजकल फ्यूज़ वायर की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करता है। जो फ्यूज़ वायर है पूछा जाता है किस पर काम करता है, तो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, क्योंकि ये जब गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो ये अपने आप से पिघल जाता है, ठीक है। और जो MCB होती है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। ऑटोमेटिक जब भी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा इसमें जनरेट होने लगती है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये गिर जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट पर ये वर्क करता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट पर, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेंड बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक अधिक होता है।
तो आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो एक, जब आपका धातु धातु प्लस अधातु जब मिलकर कोई यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तब वो आपका आयनिक कंपाउंड बनता है, आयनिक यौगिक बनता है। ठीक है। और यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो प्लस माइनस लेकर ही बनते हैं। ठीक है। जो धातु होती है उसमें प्लस होता है और धातु होते हैं उसमें निगेटिव साइन होता है। तो जैसे NCl हो गया, MgCl2 हो गया, ठीक है, लिथियम क्लोराइड हो गया और कैल्शियम क्लोराइड हो गया। तो ये सारे आपके एक तरह के आयनिक कंपाउंड हैं। और इसके दोस्तों NCERT में क्या दिया है कि इन सभी के आपके बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं। ठीक है। तो उन सभी को आपको याद ही करना है और उनके बाहर आपका, उस चार्ट के बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ये भी मैं बता दूं आपको। उस चार्ट को जरूर आप याद रखना। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया गया है। ठीक है। तो आपको क्वथनांक पूछा गया है। ठीक है, क्वथनांक। और देयर इज ये मेल्टिंग पॉइंट, देयर इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो आपसे बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा गया था, मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया था। ठीक है। गलनांक बिंदु नहीं, क्वथनांक। ठीक है। क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग। ठीक है। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूज़न, मैं हमेशा कन्फ्यूज रहता हूँ, तो इसके लिए माफ़ करना थोड़ा सा। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक होता है। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका क्वथनांक होता है। तो क्वथनांक पूछा गया था। तो सबसे मैक्सिमम इन देखो इन सभी ऑप्शनों में से जो सोडियम क्लोराइड है, नमक है, ठीक है, तो उसका तो आपका 1686 होता है। उसके बाद लिथियम क्लोराइड 1600 होता है। यहाँ पे 3120 किसका होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। तो आई थिंक कैल्शियम ऑक्साइड तो आपके ऑप्शन में भी नहीं है। तो उसके बाद आपका 1685 वाला नहीं होगा, तो NaCl ही हो जाएगा। ठीक है। नमक, देखो अगर कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास ऑप्शन में नहीं है तो NaCl हो जाएगा, जिसका आपका 1686 होता है। ठीक है। और MgCl2 जो होता है इसका आपका 1685 होता है। ठीक है, अभी अभी आपने देखा ना, 1685। ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसको ज़रूर याद रख लेना। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज़रूर याद करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सारी चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बार बार जब आप 2 3 बार 4 बार आप याद करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाने वाला है, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रवाहित धाराओं की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के कारण एक दूसरे के डैश होगी। तो जब भी दोस्तों विद्युत मोटर की बात करते हैं तो विद्युत मोटर आपके फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ पर वर्क करता है। ठीक है, फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ पर नहीं, फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ पर तो आपका विद्युत जनरेटर काम करता है, लेकिन फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो लेफ्ट हैंड लॉ है फ्लेमिंग का, उस पर आपका इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होती है, एक तरह से इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से आपका एक कुंडली टाइप में होती है। ठीक है, कुंडली टाइप में ऐसे होती है ना। तो इस कुंडली के बारे में बात कर रहा है। तो ये कुंडली कैसे वर्क करती है, अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, तो जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार उनकी जो भुजाएं होती है ना, जैसे एक और दो भुजाएं हैं कुंडली की, तो आपस में एक दूसरे के विपरीत घूमती हैं। ठीक है, विपरीत घूमती हैं। क्लियर है ना। तो यहीं पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है ना। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के कारण ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो ये चीज़ आप ध्यान देना। और जो फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ है, फ्लेमिंग के बाएं दाएं हाथ का नियम, वो विद्युत जनरेटर पर वर्क करता है। ठीक है। और फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ के बारे में, लेफ्ट हैंड लॉ के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो आपका अंगूठा होता है वो किसके ऊपर, जो अंगूठा होता है, ठीक है, 3 उंगलियां लेता है वो अंगूठा, एक तो अंगूठा होता है। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे ऐसा कुछ होता है ना, तो ये आपका अंगूठा हो गया, लेफ्ट हैंड लॉ। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, मैं बना के थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकली देख रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे आपका मिडिल फिंगर और तर्जनी, ठीक है, यानी कि अंगूठा आपका बल का दिशा दिखाता है। और तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसको अगर हम नए सिरे से बनाते हैं, ठीक है, तो अंगूठा यहाँ पे ना लेकर, तो यहाँ पे ले लेते हैं। जो अंगूठा होता है
वो आपको फोर्स को डिफाइन करता है। और यहाँ पे जो आपका क्या होता है, अंगूठा हो गया आपका, और इधर इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और इस साइड पे करंट हो गया। ठीक है, जो सभी आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। भी कई बार एंगल पूछा जाता है। तो जैसे आपकी ये कुंडली ये इस डायरेक्शन में ऐसे है, ठीक है, तो जो ये वाला दूसरा भुजा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तभी तो ये आपस में एक सर्कल बना के मोटर, विद्युत मोटर घूमेगा ना। तो इसलिए आपस में एक दूसरे के विपरीत भुजाएं घूमती हैं, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए परपथ का प्रतिरोध ओम में क्या होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे होंगे कि 5 ओम का प्रतिरोध, एक 3 ओम का प्रतिरोध और एक 2 ओम का प्रतिरोध आपस में कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज बोले तो एक सिरे से दूसरे सिरे का मतलब आपस में जोड़ रहे हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ये सीरीज में जुड़े हैं। ठीक है, डायरेक्ट लगातार। तो सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो मैंने बताया था R1 + R2 + R3। ठीक है, और इसी तरह डैश डैश करके आप Rn तक जा सकते हैं आगे जितने भी दो। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, 5 3 8 2 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है, इस चिकित्सा उपचार में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने या फिर क्षति पहुंचाने के लिए उच्च ऊर्जा कणों या तरंगों जैसे एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, इलेक्ट्रॉन बीम्स हो गई, और या फिर प्रोटॉन का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी कौन सी थेरेपी है या फिर कौन सा उपचार है। तो ये दोस्तों आपका विकिरण चिकित्सा है। ठीक है, तो विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा आप कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उच्च ऊर्जा वाली तरंगों या जैसे कि एक्सरे, गामा रेज या फिर इलेक्ट्रॉन बीम्स या फिर प्रोटॉन का यूज करके अपन उपचार करते हैं। ठीक है, तो अब और सारी चीज़ों के बारे में अपन हम थोड़ा सा बता दें, आपको स्लाइड लेकर आए हैं। तो कीमोथेरेपी के बारे में अगर बात करते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यह उपचार कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए दवाओं का उपयोग करता है। ठीक है, यानी कि दवाओं का उपयोग करके कैंसर की जो सेल होती हैं उनको ख़त्म करता है कीमोथेरेपी के द्वारा। यह प्रणालीगत या शरीर के एक क्षेत्र के स्थानीकृत हो जाता है। ठीक है, हो सकता है। फिर शल्य चिकित्सा के बारे में की बात करें तो यह एक ऐसा ऑपरेशन जहां डॉक्टर शारीरिक रूप से कैंसर को हटाते हैं। ठीक है, शारीरिक रूप से कैंसर को हटाते हैं। या कैंसर इलाज का सबसे पुराना अगर तरीका बताया जाए तो शल्य चिकित्सा ही है। और भौतिक चिकित्सा के बारे में इसी तरह आप उसको पढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि अभी क्लास में देखो इतना तो टाइम होता नहीं कि मैं आपको एक ही चीज़ बताऊं। तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मेरे चैनल पर जब जाएंगे आप उसमें क्लिक करेंगे तो ठीक है, तो उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि जब किसी अवतल लेंस यानी कि आपका कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स बोले तो नहीं, कॉन्वेक्स नहीं, कॉन्केव लेंस कॉन्केव लेंस जिसकी फोकस दूरी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दी गई है, से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन आपको बताना है। तो मैग्नीफिकेशन, ठीक है, मैग्नीफिकेशन बोले तो आवर्धन। आवर्धन एक तरह का आप मैग्नीफिकेशन इसके बारे में एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रतीक जो साइन होता है इसका। और जो मिरर के लिए होता है वो -v/u होता है। ठीक है, और जो लेंस के लिए होता है, जो मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस होता है, ठीक है, वो होता है आपका m/v/u होता है। ठीक है, v क्या है आपका लेंस या फिर मिरर से वस्तु की दूरी, और u क्या है आपका लेंस या फिर मिरर से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो यहाँ से फोकस लेंथ तो आपकी दी गई है f बराबर, और नेगेटिव लेंगे क्योंकि अवतल लेंस है। मैंने कल भी आपको बताया यदि अवतल लेंस या फिर अवतल मिरर हो तो फोकल लेंथ हमेशा माइनस में लेते हैं, अगर यहीं पे अवतल होता है तो पॉजिटिव लेते थे। ठीक है, तो एफ यहाँ पे ये ले लिया, और जो आपका यू दिया गया है वो -60 है। माइनस क्यों लिया, क्योंकि लेंस या फिर मिरर के जो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस होती हैं वो हमेशा नेगेटिव लेते हैं, और जो वस्तु रखी जाती है वो हमेशा लेंस या फिर मिरर के लेफ्ट साइड ही रखी जाती है। इसलिए ऑटोमेटिक हम लेंस या फिर मिरर से वस्तु की दूरी जो लेते हैं हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन है, इसको ज़रूर आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे जो मैं इम्पोर्टेंट है वो तो बता ही दिया हूँ। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं कि यू की वैल्यू पता है, भी की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, भी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेंस के फॉर्मूले से। वो होता है 1/f बराबर 1/v - 1/u।
1/f की वैल्यू दी गई है यहाँ, मतलब कि f की वैल्यू -31 दिया गया है, और 1/v, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं वो एक 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 प्लस 1/30। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 60 इधर 1 आ जाएगा, इधर 2, यानी कि 3/60, यानी कि जब 1/v की वैल्यू 1/20 आ गई तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 20 के ऊपर रखते हैं, और u की वैल्यू आपकी माइनस की कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे यानी कि आपकी वैल्यू जो आने वाली है 1/3, वो भी माइनस की, यानी कि 0.0033 माइनस का। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी कि माइक्रो न्यूट्रेंट है। ठीक है, तो हमारे बॉडी को दोस्तों तरह तरह के वर्क करने के लिए तरह तरह के आपको मिनरल्स और माइक्रो या फिर मैक्रो सूक्ष्म पोषक या फिर अधिक लेवल में आपको पोषक तत्व चाहिए होता है। तो उनमें से कई माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, कई लार्ज नंबर पे मैक्रो सूक्ष्म मैक्रो पोषक तत्व भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आयरन है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, जल है, तो इनमें से आप लोगों को पता होगा कार्बोहाइड्रेट तो ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। फाइबर्स भी माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आता है, जल भी आपका। ठीक है, लेकिन जो आयरन है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये बहुत कम मात्रा में आपको चाहिए होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा अगर सेंस लगाते ना तो वैसे ही इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, इनको आपस में ही हटा सकते थे क्वेश्चन, इन ऑप्शनों को। ठीक है, तो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें तो जैसे विटामिन हो गया, और मिनरल्स, जैसे मिनरल्स, कार्बन, ये जरूर याद रखना भाई साहब। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। एक जैसे ऑप्शन दे दिया जिंक, और बाकी सभी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के दे दिए। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के, तो माइक्रो के अगर आपको ये सारे चीज़ जरूर याद रखना है, माइक्रो के कम से कम तो याद ही रख लेना पूरे। ठीक है, क्योंकि अगर माइक्रो के याद हो गए तो उसके अलावा जो भी आएंगे तो माइक्रो के आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ जरूर याद रखना, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन और जिंक, और यहाँ पे आपका आयोडीन है, यहाँ पे सेलेनियम, मैग्नीज। ठीक है, और मेलेब्डोनम, क्रोमियम। ठीक है, कोबाल्ट, और यहाँ पे बोरान। ठीक है, यहाँ पे चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने के लिए डैश दोनों उपयोगी है। तो जंग यानी कि रस्ट, जंग किस में लगता है, बहुत सारी धातुओं में लगता है। ठीक है, तो अगर आप लोहे को कई बार देखते होंगे और किसी धातु को ज़्यादा आजमाइश ना करते होंगे, तो मैं बता दूं कि बहुत सारी धातुओं में, जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, इन सभी में जंग लगता है, लेकिन जंग उनमें ज़्यादा जल्दी लगता है जो जल्दी रिएक्शन करते हैं किससे, मॉइस्चराइज से। ठीक है, नमी से। तो ऑक्सीजन और पानी, नाइट्रोजन और पानी, नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन, पानी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और पानी की ज़रूरत होती है जंग लगने के लिए। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन और पानी पर्याप्त मात्रा में अगर है ना किसी भी धातु के पास उपलब्ध, तो उसमें आसानी से जंग लग जाता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन ऑक्सीजन और पानी आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये आपका जैसे लोहे पे लगा है ना ये रस्ट, जंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि घरेलू उपयोग के लिए जो एसी आपूर्ति की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। तो फिर से बता दूं कि जो घरेलू उपयोग के लिए जो आपकी एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट जो होती है आपके घरों पे आती है, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 15 हर्ट्ज होती है। ठीक है, जो आवृत्ति आवृत्ति की इकाई क्या होती है, हर्ट्ज होती है, मैंने बताया आपको। ठीक है, और और अगर यहाँ पे जो घरेलू उपयोग में एसी जो अपन यूज करते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट, उसका वोल्टेज पूछा जाए तो लगभग 240 वोल्टेज के आसपास होता है। ठीक है, ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं। और थोड़ा सा और अगर इसके बारे में अपन बात करें तो अपन थोड़ा सा और थोड़ी सी चीज़ पे बात कर सकते हैं इस पे। ये जैसे यहाँ पे देखिए, भारतीय मानक के अनुसार घरेलू मतलब कि अनुसार हमारी घरेलू बिजली आपूर्ति में एसी करंट यहाँ पे देखो उपयोग करते हैं, और जिसे प्रत्यावर्ती धारा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे समय के साथ निश्चित अंतराल पर अपनी ध्रुवता बदलता रहता है। ठीक है, ऐसे से जो अल्टरनेटिव करंट होता है ऐसे से जाता है। ठीक है, एक वेव लाइक वेव
जो डीसी करंट होता है डायरेक्ट करंट ऐसे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अब एसी विद्युत आपूर्ति दो मुख्य गुण हैं, यानी कि जो एसी की आपूर्ति होती है दो मुख्य उसके कैरेस्टेटिक होते हैं, ठीक है। और उसका जैसे वोल्टेज हो गया आवृत्ति, तो वोल्टेज लगभग अपन इंडिया में तो 220 यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली 240 मैंने बोला था, लेकिन इंडिया में जो है आपका 220, इसको याद रखना। और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तत्वों को उनके डैश के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को अगर हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। सॉरी अगर मैं इसको लेकर आ गया हूँ, क्योंकि ये तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन है और आप लोगों को पता होगी कि एनसीईआरटी से ये चैप्टर अब हटा दिया गया है। और जितने भी अभी आपके 2024 में एग्ज़ाम हुए हैं तो पीरियोडिक टेबल से एक भी क्वेश्चन नहीं वहाँ पे पूछा गया, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं पूछा गया है, ठीक है। अगर आपने कहीं पे देखा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे आपका एएलपी हुआ, एलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, ठीक है, आरपीएफ हुआ, ठीक है, तो इन सभी में आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं पूछा गया था। और जेई वगैरह हुआ तो पीरियोडिक टेबल से शायद पूछा ही नहीं गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये क्वेश्चन मैंने जो लिया पीवाईक्यू है, गलती से ले लिया मैंने, इसको लेना ही नहीं चाहिए था। 2022 का, ठीक है, ग्रुप डी, ठीक है, 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्यों इसको भी फालतू में करें अगर सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उतना ही पढ़ना अपन को जितना जो सिलेबस में हो, होचट पोचट करने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, भी फालतू में पढ़ के भी क्या कर लोगे अपन, ठीक है। अपन को केवल एग्ज़ाम क्लियर करना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित होने का एक समान प्रमाण है। यानी कि आप कब डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ जीवित है या फिर अजीवित है। तो हमारी आंखों के सामने पौधों की दिखाई देने वाली वृद्धि, अरे तो गलत है ना भाई साहब, आंखों के सामने कहाँ कोई देख पाता है वृद्धि। खड़े होकर एक जगह आप देखते रहेंगे क्या वृद्धि। दिखाई देने वाली गति के बिना कुछ जानवर सांस लेते हैं। पौधों की दिखाई देने वाली गतिविधि, ये भी नहीं। और किसी भी प्रकार की गति या तो वृद्धि से संबंधित या श्वसन से। मेरे हिसाब से डी ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। किसी प्रकार की गति, जैसे पेड़ पौधे हिलते डुलते हैं, ठीक है, और या फिर उनमें थोड़ी बहुत वृद्धि होती है, नॉर्मली आप देखते हैं वृद्धि होती है, वृद्धि से संबंधित, या फिर श्वसन, रेस्पिरेशन भी तो करते हैं ना, ठीक है, श्वसन भी तो करते हैं रात में प्लांट्स वगैरह। श्वसन में बोले तो आपका इसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, रात में श्वसन रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और ह्यूमन जो रेस्पिरेशन करता है वो करता है सेल्स में, ठीक है, सेल्स में, ठीक है, सेल में। तो मेरे हिसाब से यही ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। और किसी प्रकार की गति या फिर कोई वृद्धि या फिर श्वसन, आपका सही ये भी हो सकता था, लेकिन ज़्यादा करेक्ट आंसर जो है डी होगा, ठीक है। ये भी ध्यान देना है कि जो आपका रेलवे मानेगा ना ज़्यादा करेक्ट आंसर कौन है, वो मानेगा, ना कि आपका दिया हुआ पहला ही दे दिया अगर आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा हल्का गैर संक्षारक क्षारीय लवण है, ठीक है, और जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन की अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन करके तैयार होता है, ठीक है। तो जो क्षारीय लवण भी होगा हल्का, ठीक है, तो क्षारीय लवण ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के CaOCl2 होता है, ठीक है। और ये भी आपका एक तरह से बेसिक ही होता है, ठीक है, बेसिक ही है, क्योंकि मेटल्स के जितने भी आपके ऑक्साइड हैं तो यहाँ पे बेसिक नेचर के होते हैं। बेकिंग पाउडर, ये भी बेसिक नेचर का है, ठीक है। और बेसिंग वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा बेकिंग पाउडर। देखो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में भी डिफरेंस है, ठीक है। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में भी आपको डिफरेंस समझने में आएगा, मैं अभी बताता हूँ। तो जो बेकिंग सोडा होता है फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है आपका NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3। और बेकिंग पाउडर की जो बात करें तो ये इसमें जो है NaHCO3 तो होता है आपका, और इसमें प्लस में जो खाने योग्य अम्ल होता है, खाने योग्य एसिड, जैसे टार्टिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, तो वो आप
उसमें जब मिला देते हैं बेकिंग सोडा में तो आपका बेकिंग पाउडर रेडी हो जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा की बात करें तो ये होता है NaO। ठीक है, क्या होता है NaH, क्या होता है ये, इसका भी फार्मूला नहीं पता है क्या आपको? चलो मैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताने की, मुझे तो पता है लेकिन मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा कि आप क्लास यहाँ तक देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। होमवर्क की तरह समझिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। उसके पहले अगर आप इसका राइट आंसर के बारे में भी तो बात करना है ना। तो क्षारीय लवण है तो क्षारीय है, और जलीय जैसे सोडियम क्लोराइड जैसे NaCl का क्या लेना है, लिक्विड सोल्यूशन लेना है, और उसमें आपका अमोनिया Na3 और प्लस में CO2, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, आपका आपका बेकिंग सोडा बनाते हैं NaHCO3। ठीक है, ये चीज़ आपको भी ध्यान भी रखना है। तो बेकिंग सोडा इज़ द राइट आंसर। तो ये जो रिएक्शन आपका सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और CO2 मिलकर NaHCO3 बनाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एक परपथ पर विचार कीजिए जिसमें 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के तीन प्रतिरोध यहाँ पर एक दूसरे के साथ समांतर यानी कि पैरेलल सीरीज में, पैरेलल क्रम में यहाँ पे 220 वोल्ट के एक सेल से जुड़े हैं। तो प्रभावी प्रतिरोध और 20 ओम प्रतिरोध में धारा क्रमशः डैश आर डैश होगी। ठीक है, तो टोटल धारा आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पे 20 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी तो बताना है। तो इसके सबसे पहले अपन लोगों अगर इसके बारे में बात करें तो एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा डायग्राम अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके। ये अपन का क्या बन गया, डायग्राम बन गया। ठीक है, ऐसे यहाँ से आया और यहाँ से कितनी वोल्ट की बैटरी अपन को जोड़ देना है। ठीक है, बैटरी जोड़ देना है अपन को 220 वोल्ट की। ठीक है, यहाँ से आपकी धारा जाएगी और यहाँ पे आपका 10 ले लीजिए, 10 ओम का, इधर 20 ओम का, इधर आपको 30 ओम का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर करंट धारा निकालना है इस सीरीज में तो आई बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो V की वैल्यू 220 तो अपन को पता है। R क्या यूज़ करेंगे, नेट रेजिस्टेंस यूज करेंगे। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे पैरेलल में है, तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस निकालने की 1/R बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। इसका जो एलसीएम होगा 60 ले लीजिए, 6 इधर 3 इधर 2, तो यानी कि 6×3 = 9, तो 11 यानी कि 60/11 आपका यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस आने वाला है। तो आई की जो वैल्यू आ जाएगी पूरे परिपथ में, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, 220 बटे यहाँ पे 60 × 11। ठीक है, ये चीज़ हो जाने वाली है। और यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें पैरेलल में आपका जो 20 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे धारा कितनी प्रवाहित होगी, तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो पैरेलल में आपका जो वोल्टेज होता है कांस्टेंट होता है। यानी कि इस रेजिस्टेंस पे जितना कांस्टेंट होगा, सॉरी वोल्टेज होगा, वो भी 220 का होगा, यहाँ पे भी 220 का होगा, यहाँ पे भी 220 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर धारा अगर आपको निकालना आई बराबर क्या होता है, V/R, तो V की वैल्यू तो 220 ही रहेगी और रेजिस्टेंस यहाँ पे 20 हो जाएगा। यानी कि आपका जो 20 ओम प्रतिरोध में जो धारा आएगी वो कितनी हो जाएगी, 11 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका 11 एम्पियर आ जाएगा और इधर पर कितना आ जाने वाला है, इसको इससे काट दीजिए, और 110/3। ठीक है, तो 110/3 आपका यहाँ से आ जाने वाला है, 110/3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो एक चीज़ मैंने गलती यहाँ पे एक और कर दी शायद, यहाँ पे 10 नहीं है। ठीक है, 11 है ना अभी अभी, तो यहाँ पे किया अपन ने इसको, तो 11 जाएगा ना ऊपर। ठीक है ना, 220। ओके, आई बराबर V/R। आर इतना आया अपन का, इसे काट दिया, ऊपर आपका कितना बचेगा, हाँ 121/3 आ गया। ठीक है, 121 तो कटेगा नहीं, तो 121/3 रख लीजिए। ठीक है, 121। तो यहाँ पे धारा जो पूछा गया है क्या, प्रभावी प्रतिरोध पूछा गया है। अरे यार क्या, हम यहाँ पे करंट निकालने में बचे हैं, 121/3 करंट नहीं होगा, धारा पूछा, सॉरी रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस से पूछा गया, तो 60/11 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है, कैसे भी कर सकते हैं।
निम्नलिखित अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पे देखो NCl NaCl है और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। देखो ये चीज़ यहाँ पे चली जा रही है और जो सोडियम है ये उठ के इधर आ जा रहा है। ठीक है, तो दो तरह से यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, दो जगह। क्लियर ना? तो यहाँ पे आपका एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो आसान ही है। ठीक है, यही राइट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे बोले तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना लेते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद सिंगल उत्पाद बनाते हैं, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोले तो संयोजन अभिक्रिया हो जाती है। अपघटन अपघटन बोले तो जैसे आप लोगों ने जैसे H2O को तोड़ देना है अपन को। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंसी भी पूरी कर सकते हैं अपन। ठीक है ना? तो इस तरह से एक सिंगल उत्पाद दो या दो से अधिक, मतलब एक सिंगल अभिकारक एक या दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है, तो वहाँ पे अपघटन हो जाएगी। दहन कॉम्बिनेशन नहीं, कंबशन रिएक्शन, दहन अपक्रिया, इसमें दहन किया जाता है। ठीक है, जलाया जाता है एनर्जी देके। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गुणों की वंशानुगतता को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने के कारण क्या थे? तो वे वैज्ञानिक विधियों के में प्रशिक्षित थे। तो ये तो कारण नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके सफल होने के, क्योंकि वैज्ञानिक तो पहले से थे ना। वो सफल इसलिए नहीं होगी कि वो वैज्ञानिक थे। कई लोग वैज्ञानिक भी थे, वो सफल नहीं हुए। तो उन्होंने जानवरों के बजाय पौधों का उपयोग किया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका ये थोड़ी कारण है कि जानवरों की जगह पौधों का इस्तेमाल करके ही सफल हुए वो। उन्होंने विकासवादी प्रक्रियाओं के अपने ज्ञान का उपयोग किया, ये भी कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना रखी ना, तभी उनका जो है मेंडल साहब का जो प्रयोग है हेरिडिटी आनुवंशिकता से संबंधित, तभी वो करेक्ट निकला आपका। ठीक है ना? उन्होंने एक एक संख्या दी थी। जैसे यहाँ पे एक शुद्ध लंबा पौधा है और एक हाइब्रिड लंबा पौधा, ऐसे इनको अगर आपस में मिलाते हैं तो उन्होंने पूरी तरह से संख्या बता दी थी। ठीक है, इधर से TT हो जाएगा, कैपिटल टी, इधर से कैपिटल T स्मॉल t हो जाएगा, इधर से कैपिटल T हो जाएगा। ठीक है, इधर से कैपिटल T स्मॉल t हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने शुद्ध से बताया है कि जब ऐसे मिलाएंगे तो इसमें इतने छोटे मतलब शुद्ध बौने पौधे मिलेंगे और शुद्ध लंबे पौधे इधर, शुद्ध ये भी लंबा ये भी है, लेकिन शुद्ध नहीं है पूरी तरह से। ठीक है, अगर ऐसे हम मिलाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, और अब इन दोनों को अगर मिला देंगे तो अलग अलग मिलेंगे। कैपिटल टी मिल जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो इस तरह से पूरे उनने संख्याएं बताई थी, कितने छोटे कितने बौने पौधे मिलेंगे, तो संख्या के आधार पर ही उनका जो प्रयोग रहा है वो सक्सेसफुल माना गया। ठीक है, ये थोड़ा सा HIV संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, और ह्यूमन एफिशिएंसी इसका जो फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो HIV होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, यानी कि इम्यूनो सिस्टम को ये ज़्यादातर डैमेज करता है ये वायरस, और ये सेक्सुअल वर्क की वजह से यहाँ पे ये आपका वायरस इंटर करता है मेल और फीमेल की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो इसके बारे में बोला गया कौन सा कथन गलत है? तो एक बार जब HIV आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देता है तो रोगाणु आपके शरीर पर हावी हो सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो सही है। ठीक है, क्योंकि जो प्रतिरक्षा प्रणाली है आपकी, उसको क्या कर देता है? कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां और रोगाणु आपके हावी हो जाते हैं, आपको बीमार कर देते हैं। HIV लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है आपका, ठीक है, वो का WBC होता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स ही प्रतिरक्षा प्रणाली आपको बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाल RBC से कोई मतलब ही नहीं है HIV का, ये तो गलत है साफ साफ। HIV अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को आपके शरीर की रक्षा करने में
सक्षम होने से रोकता है। बिल्कुल सही है, सक्षम होने से रोकता है ना, उसको नुकसान पहुंचाता है। एचआईवी संक्रमित साथी के साथ यौन संबंध, मैंने बोला ना, सेक्सुअल वर्क करने से यहाँ पे ये प्रसारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित चित्र में आपको बताना है कि ये मनुष्य के क्या दिया गया है, दाहिना गुर्दा दिया गया है। ठीक है, राइट किडनी दी गई है। और यहाँ पे मूत्र वाहिनी किस बिंदु से यहाँ पे गुर्दे में प्रवेश करती है, आपको बताना है। ठीक है, तो मूत्र वाहिनी कहाँ से आती हैं, दो मूत्र वाहिनी होती हैं जो किडनी से आती हैं। किडनी तो यही होगा ना। मूत्र वाहिनी किस बिंदु पर गुर्दे से बाहर निकलती है बोला गया है, तो किडनी तो यही है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ से ऐसे निकलती हैं। ठीक है, ऐसे, ऐसा जो पॉइंट नंबर दूसरा है, इसी तरह यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, बाद में नीचे जाकर किससे मिलती हैं, आपकी मूत्राशय से। ठीक है, तो बिंदु नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। इस तरह से भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन अपक्रिया के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में इसके पहले बताया कि केवल दो उत्पाद बनते हैं, गलत। एक एक सिंगल उत्पाद बनता है कॉम्बिनेशन में। केवल दो तत्व अपक्रिया करके उत्पाद देते हैं, ये कहीं तक सही है। उसके आगे भी पढ़ लेते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारों को से एक उत्पाद बनता है, तो ये आपका सही है ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा सही वाला ही करना है आपको। केवल दो तत्व अपक्रिया करके जरूर नहीं, केवल दो ही तत्व करें। देखो आपको पता चल गया ना। तो दो या दो से अधिक अगर अभिकारक यहाँ पे मिलकर एक सिंगल उत्पाद बना रहे हैं तो वहाँ पे संयोजन अपक्रिया कहलाएगी। एक अभिकारक एक उत्पाद में बदलता है तो गलत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बीजाणु निर्माण प्रजनन का एक तरीका है। ठीक है, तो प्रजनन का एक तरीका कैसा है, बीजाणु निर्माण। ठीक है, यानी कि आपका जिसमें बीजाणुओं का उत्पादन सम्मिलित होता है। बीजाणु निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, आपको बताना है। तो पहला है कि बीजाणु फूलों द्वारा उत्पादित होते हैं और वे बीजों में विकसित होते हैं। ठीक है, बीजाणु। और बीजाणु केवल आवृत्तिबीजी पौधों में कायिक प्रवर्धन का एक रूप है। बीजाणु बिना फूल वाले पौधों जैसे फर्न और मॉस द्वारा उत्पादित होते हैं और वे नए पौधों में विकसित होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बीजाणु पौधों में लैंगिक प्रजनन के माध्यम से बनते हैं। चलो, तो बीजाणु निर्माण बोले तो स्पोर फॉर्मेशन। पहला ऑप्शन यहाँ पे बीजाणु फूलों द्वारा उत्पादित होते हैं, तो ये तो आपका यहाँ पे गलत है। फूलों द्वारा उत्पादित नहीं होते। ठीक है, इसमें जैसे एक राइजोपस होता है। ठीक है, ऐसे उसकी जड़ें होती हैं, सभी जगह फैली होती हैं, ऐसे इसका एक फिलामेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसा बना होता है। ठीक है, और इसी में फल टाइप में होता है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, बीजाणु निर्माण। ठीक है, और ये जब फूल खुल जाता है तो यहाँ पे इसके बीज सभी जगह फैल जाते हैं, दूसरा राइजोपस उत्पन्न हो जाता है, तो ये स्पोर फॉर्मेशन कहलाता है। तो ये तो गलत हो गया। बीजाणु केवल आवृत्ति बीजी पौधों में कायिक प्रवर्धन, ये भी कायिक प्रवर्धन से नहीं होता। और बीजाणु बिना फूल वाले पौधे, जो बिना फूल वाले पौधे होते हैं, जैसे आपका फर्न हो गया, मॉस हो गया, द्वारा उत्पादित होते हैं और वो नए पौधों में विकसित हो जाते हैं। तो इसका जो स्पोर फॉर्मेशन करके अपने पौधे उत्पादित करते हैं, जैसे फर्न हो गया, मॉस हो गया, राइजोपस हो गया, सारी चीज़ें हैं। तो यही आपका 100% करेक्ट है। और बीजाणु पौधों में लैंगिक प्रजनन के माध्यम से बनते हैं, तो गलत है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में कलिका यानी कि बड विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो हाइड्रा होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि जो अपना करता है, ठीक है, यानी कि अपने जो बच्चे को अपने अपने जैसे पैदा करता है। ठीक है, पैदा तो नहीं करता है, एक तरह से मतलब अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाता है। तो वो कैसे करता है, बड के द्वारा। ठीक है, जैसे हाइड्रा है और धीरे धीरे ऐसे ऐसे निकलती जाएगी, तो फिर थोड़ा सा बढ़ेगी, फिर थोड़ा सा बढ़ेगी, फिर यहाँ से ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये पार्ट आ जाके आगे नया हाइड्रा बन जाएगा। तो बीजाणु का निर्माण करके नहीं, एक स्थान पर कोश का विभाजन, केंद्र का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो आपका जो एक स्थान पर कोशिका का विभाजन होता है और वही बाद में जाके आपका नया हाइड्रा का रूप ले लेता है, ये चीज़ हो गया। तो बर्थडे, बड़ा मतलब कली। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रा, ये देखो बड निकला छोटा सा, फिर छोटा सा और थोड़ा बड़ा हो गया, फिर ये हो गया, और यहाँ से ये कट हो जाता है बाद में। ठीक है, तो हाइड्रा, नया हाइड्रा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि जब किसी दंड चुंबक के पास एक कंपास की सुई
लाई जाती है तो वह क्यों विक्षेपित हो जाती है। तो कोई भी अगर दंड चुंबक है, ठीक है, यानी कि बार मैग्नेट है, उसके पास कंपास की सुई लाई जाती है तो वह विक्षेपित होती है, यानी कि इधर उधर नाचने लगती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती है, ठीक है। तो कंपास की सुई आपका भी एक तरह से बार मैग्नेट ही होता है, ठीक है, बार मैग्नेट ही होता है। इसलिए वो दोस्तों दंड चुंबक के पास में जब भी आती है तो वो अपने यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल में नाचने लगती है, नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। कंपास सुई का एक छोटा दंड चुंबक है, बिल्कुल ये सही है। कंपास सुई या चुंबकीय थोड़ी होगी, अगर वो विक्षेपित हो रही है तो चुंबकीय होगी। कंपास सुई में विद्युत आवेश कुछ नहीं है, सुई लोहे की बनी है। बार मैग्नेट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 25 में से आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है, कितने लेकर आए हैं आप, इसको ज़रूर बताएं। और चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। देखो बार मैग्नेट ये देखो रखा है, ये आपकी कंपास है और ये बार मैग्नेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ख़त्म ही हो गया ना, अभी बचा है क्या क्वेश्चन? हाँ एक क्वेश्चन बचा है। निम्नलिखित में कौन सी धातु नम हवा में सबसे कम संक्षारित होने की संभावना रखती है, ठीक है। तो सबसे कम संक्षारित कौन होगी, जो सबसे कम रिएक्टिव होगी इन सभी में से, ठीक है। तो मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, लोहा, तो कॉपर ही तो देख सकते हैं, तांबे को देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, और एस एन पी बी, टिनलेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे कम रिएक्टिव आप देख सकते हैं। उसके बाद कॉपर भी आता है, तो कॉपर होता है। कॉपर के बाद फिर सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो ये इसको ज़रूर याद रखना होगा, मैंने कल भी आपको ये सारी चीज़ याद कराने की कोशिश की थी, इसको ज़रूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ने से पहले क्या होगा कि क्लास ख़त्म ही हो गई, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, सेशन अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो नया, तो सेशन को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।